अस्सलाम वालेकुम। YasinSanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप YasinSanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आते हैं, सुनते हैं और जो भी इम्पॉर्टेंट ख़बरें होती हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक वो तमाम चीज़ें पहुँचा सकूँ जो मार्केट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट तस्वुर की जाती हैं। बहरहाल आज जुमेरात का दिन है, इस हफ्ते का सेकंड लास्ट वर्किंग डे है। कल जुमे का दिन होगा, वीकली क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन आज हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट आ रहा है वो है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे ये कहा कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो कि अपने शरह सूद में बड़े मुश्किल से उतार चढ़ाव करता है, बड़े मुश्किल से अपने इंटरेस्ट रेट को कट करता है या अपने बड़े मुश्किल से अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है, तो आज वो दिन है। और आज न सिर्फ यूरोपियन सेंट्रल बैंक अपने शरह सूद को बढ़ाने जा रहा है, बल्कि नॉर्मली हमने ये देखा है कि 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है, लेकिन आज तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक 75 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने जा रहा है। इट्स अ बिग मूव, इट्स अ बिग जो है वो मूवमेंट हो सकती है बाजार में। यानी 25 बेसिस पॉइंट जो कि पिछली बार हमने ये देखा कि उसने बढ़ा के 50 बेसिस पॉइंट किया, आज हमारे पास जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि 1.25 इसका इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। 75 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाने जा रहा है यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ये बहुत बड़ी मूव होगी। और ना सिर्फ वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा बल्कि अपने डिपॉजिट फैसिलिटी रेट को भी वो 50 बेसिस पॉइंट को बढ़ाने जा रहा है। हमें ये मालूम है कि पिछले काफ़ी सालों से यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने अपने डिपॉजिट फैसिलिटी रेट को मनफी दर्जात पे रखा हुआ था और लास्ट मीटिंग में उसने अपने मनफी दर्जात को ख़त्म करके 0% पे लाया। आज वही इंटरेस्ट रेट, वही डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 50 बेसिस पॉइंट बढ़ने जा रहा है और उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 1.25% हो जाएगा। इट विल बी अ बिग मूव। तो बहरहाल इस हवाले से आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज करें, क्योंकि इट विल बी अ बिग न्यूज़। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जिस तरीके से अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक है जो कि दुनिया में नंबर 1 इंटरेस्ट रेट के हवाले से या दुनिया का नंबर 1 बैंक कंसिडर किया जाता है, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो सेकंड लार्जेस्ट बैंक तस्वुर किया जाता है वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है। तो बहरहाल इसकी जो खबर आएगी शाम को 5:15 पे और उसके आधे घंटे के बाद जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हमें बगौर सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक अपने अनाउंसमेंट में क्या बोलता है और आइंदा का जो लाए अमल होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और उस पर मार्केट में खासी मूव होती है। बहरहाल आज यूरोपियन सेंट्रल बैंक के साथ साथ हमारे सामने अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक के जो चेयरमैन है मिस्टर जर्मी पावर, उनकी भी तकरीर होगी। उसको भी हमें गौर से देखना पड़ेगा कि वो क्या बयान देते हैं। तो बहरहाल उसका टाइम डिफरेंस है, वो 1-2 घंटे के बाद उनकी स्पीच शुरू होगी। लेकिन हमें ये नज़र में रखना है कि मिस लेगार्टे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक की जो हेड हैं, और इसके 2 घंटे के बाद जर्मी पाल की जो तकरीर होती है उसमें सोने, चांदी, करेंसी, स्टॉक्स में क्या कुछ हो सकता है। बहरहाल आज का बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। अच्छा, इसके साथ ही ये जब अनाउंसमेंट होगा तो जाहिर है कि आज हम तकरीबन 20-22 साल के लोएस्ट लेवल पर यूरो करेंसी को देख रहे हैं। यूरो करेंसी में मूव आ सकती है, यूरो करेंसी अपर साइड पे जा सकती है। बरतानवी करेंसी जो है जो कि 6-7 साल के लोएस्ट लेवल पर है, इसमें तेज़ी आ सकती है। तो ये तमाम करेंसी जो कि हम देख रहे हैं, जापानीज येन 145 तक चला गया है, जो कि 24-25 साल की लोएस्ट सतह पर चल रहा है। आज बड़ा दिन है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक का कोई भी अनाउंसमेंट आज मार्केट में एक बड़ी मूव ला सकता है, चाहे वो जापानीज येन हो, यूरो हो, स्टर्लिंग हो, डॉलर अगेंस्ट करेंसीज हो, उन तमाम करेंसीज में, तमाम आइटम में, इवन के गोल्ड, सिल्वर एंड स्टॉक्स में मूव आ सकती है। तो बहरहाल मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस टाइम पर, यानी जो कि 5:15 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये रिपोर्ट शाया होगी, इस पे आप लोग मोहतात रहें और आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, इसके साथ ही हमारे पास जो सिलसिला है, जो मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का सिलसिला पूरी दुनिया में चल रहा है। पिछले दिनों 2 दिन पहले कनाडा ने अपना 75 बेसिस इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था और अब जो बड़ी रिपोर्ट आएगी वो 21 सितंबर है, जिसमें अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा और वो भी 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाएगा। तो बहरहाल इस पूरी प्रोसेस को अगर हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने का जो अमल है ये पॉजिटिव कंसिडर किया जा रहा है, जिसकी वजह से कल भी हमने देखा कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटों में तेजी का रुझान आया और न सिर्फ S&P बल्कि डाउ जोन्स और नेस्डैक की मार्केटें भी अपर साइड पे चली गई। अच्छा, इसके साथ हमने गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम, प्लैटिनम, स्टॉक्स, करेंसीज, हर आइटम में तेजी देखी। लेकिन अगर कोई आइटम गिर रहा है तो वो है क्रूड ऑयल। कल क्रूड ऑयल की प्राइसेस का
मल्टी मंथ्स के लोएस्ट लेवल पर आ गई, जो कि आज से 9 महीने पहले हमने देखा था कि जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस $130 हो गई थी पर बैरल, जब यूक्रेन के ऊपर रूस ने अटैक किया था। और आज हम ये देख रहे हैं कि मार्केटें गिरते गिरते $81 पर बैरल के हिसाब से आ गई हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारे सामने प्रोडक्शन कट के हवाले से भी खबर आई कि ओपेक प्लस ने अपनी प्रोडक्शन 1 लाख बैरल पर डे के हिसाब से रिड्यूस कर दी है। तो बहरहाल लोगों के जहनों में यह था कि तेल की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, लेकिन तेल की कीमतें मुसलसल गिरती चली जा रही हैं और आज हम देख रहे हैं कि 8-9 महीने के लोएस्ट लेवल पर मार्केटें $81 पर बैरल पर ट्रेड हो रही हैं। अच्छा, अब इनके ये जो लोअर साइड पे पेट्रोल की प्राइसेस आई हैं $81, इसकी जो वजूहात हमारे सामने आ रही हैं वो ये कहा जा रहा है कि जनाब ईरान को अमेरिका कुछ रियायत दे देगा और ईरान के ऊपर जो पाबंदी लगी हुई है तेल की प्रोडक्शन के हवाले से उसको उठा लिया जाएगा। और इसी तरीके से सऊदी अरब है, कतर है, मुत्तहदा अरब इमारात हैं, इन सब से ये कहा जाएगा कि वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएँ। तो इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं जब प्रोडक्शन बढ़ाने की जो बातें चल रही हैं, इन बेसिस पे तेल की कीमतों में इजाफे की जगह कमी वाक़ हो रही है। हालांकि दूसरी तरफ हमारे पास जो एपीआई की रिपोर्ट या इन्वेंट्री रिपोर्ट्स आई उसमें तो ये बताया जा रहा है कि जनाब जो इन्वेंट्रीज हैं वो बढ़ रही हैं, वो शॉर्ट मिक्स आ रहा है, एपीआई मिक्स है, एपीआई ऊपर है तो इन्वेंट्री रिपोर्ट जो है वो डाउन साइड पे आ रही हैं, तो ये मिक्स रिपोर्ट आ रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू हमें दिखाई दे रहा है वो आने वाली एक सर्द लहरें हैं, जो सर्द मौसम है जो यूरोप में आएगी। और यूरोप में जब वो डिमांड करेंगे रूस से और रूस उसको फुलफिल नहीं करेगा या उनको सप्लाई नहीं करेगा तो जाहिर है इस पे तो तेल की कीमतों में इजाफा मुमकिन है। और जहाँ तक ईरान और सऊदी अरब और कतर एंड मुत्तहदा अरब इमारात की सप्लाई का कंसर्न है तो हम ये नहीं कह सकते कि जनाब एक स्विच और एक बटन दबाया तो सप्लाई वो शुरू हो जाएगी। इसके लिए एक बाकायदा पूरा प्रोसेस होता है एंड इट विल टेक टाइम। तो इन बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि जनाब अगर रूस सप्लाई नहीं करता एनर्जी सेक्टर की पूरे यूरोप को तो तेल की डिमांड में इजाफा होगा, एनर्जी सेक्टर की डिमांड में इजाफा होगा और एनर्जी प्राइसेस अपर साइड पे जा सकती हैं। बहरहाल ऑन टेक्निकल ग्राउंड पे अगर हम देखते हैं तो तेल की कीमत $81 और या फिर $77 तक इसके जाने के इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी खबरें आ जाती हैं कि तेल का शॉर्टफॉल हो रहा है तो इसके अपर लेवल जो है वो $84, $85, $87 तक भी हमारे पास अवेलेबल हैं ऑन टेक्निकल ग्राउंड। बहरहाल क्या होता है क्या नहीं होता ये तो हमें वक्त बताएगा, लेकिन आज शाम को जो हमारे पास एक बड़ी रिपोर्ट आ रही है यूरोपियन सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के हवाले से, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आप तमाम लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज करें। मैं अगर ये कहूं कि जनाब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के ऊपर जो है सोना चांदी नीचे आ जाएगा तो ये कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। लेकिन ऑन टेक्निकल ग्राउंड को जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि सोने की कीमतों का जो टेक्निकल लेवल है वो 1700 फिगर है या उसके बाद जो टेक्निकल इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है वो $1680 है। तो बहरहाल इसको आप देखते हुए आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें और देखें कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश यही है कि ये यूट्यूब चैनल है या फिर ये जो प्लेटफॉर्म है yasinanalysis.com का ये जो वेब पेज है इसको आप लोग लाइक करें, ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये फैल सके और लोग अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।